Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So as we were discussing and we have completed the French Revolution, we were discussing about the various themes or the forgotten heroes or the main themes that are forgotten in this revolution. The most importantly, it was women and their revolution or their struggle against universal suffrage, political right. वो section हम लोग ने complete कर लिए थे. So like yesterday I was telling that today we will be discussing about slavery. So what was slavery? Slave क्या था? And how did it prevail in the society? और slaves का क्या दर्जा हुआ करता था? और what kind of changes they had in their life? वो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. So the topic itself says abolition of slavery. यानी कि abolition of slavery means to remove away slavery. You can see the topic. Abolition of slavery. So the old regime you can say, that means it is the time of monarchical rule, okay, monarch. Slavery was prevalent. Monarchical time, राजाओं के दौर में भी slavery हुआ करता था. Is that clear? अभी इतना समझो. And when monarchy के बाद क्या आया? नेशनल असेंबली आया था आफ्टर रिवॉल्यूशन. यू ऑल नो दैट. यही रिवॉल्यूशन पढ़ के आए हम लोग अभी तक. नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ था. नेशनल असेंबली में डिबेट हुआ एबोलिशिंग बट वाज नॉट एबोलिश्ड. यानी कि स्लेवरी को हटाने का कुछ डिबेट हुए, उस मुद्दे पे चर्चा हुआ, लेकिन एबोलिश नहीं किए गए स्लेवरी. द कन्वेंशन, इट वाज फाइनली ड्यूरिंग द कन्वेंशन स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड. अब देखो कन्वेंशन ने स्लेवरी किस लिए एबोलिश किया, हटाया? क्योंकि कन्वेंशन वॉज द यू कैन से द पीपल ऑफ द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी जो थर्ड स्टेट थे उसमें भी बहुत निचले दर्जे के लोग थे, इसलिए वो लोग समझ सकते थे इंसान की पीड़ा क्या होता है, यानी कि एक बंदिश में रहना कैसा होता है. इसीलिए वो लोग ने क्या किया था, स्लेवरी को एबोलिश किया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम पे. हम लोग पढ़ेंगे आगे. बट जब यू ऑल नो दैट कन्वेंशन भी ज्यादा देर तक नहीं टिका, उसके बाद डायरेक्टरी आया है. डायरेक्टरी में भी फिर एबोलिश नहीं हुआ. डायरेक्टरी में भी फिर दोबारा से ही स्लेवरी लाया गया है और नेपोलियन ने फिर दोबारा से क्या किया है, री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी. तो इसी टॉपिक्स को हम लोग अगले स्लाइड्स में देखेंगे. तो आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा कि एक ओवरव्यू आ गया कि स्लेवरी का स्थिति क्या था. ओल्ड रिजिम में पहले से ही था स्लेवरी फ्रांस में. नेशनल असेंबली जब बना, पीपल राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन का जब बात हुआ, तो उसमें स्लेवरी के बारे में चर्चा किया, क्या वो लोग को अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए. लेकिन बातें ही रह गई, लेकिन स्लेवरी नहीं हटी. कन्वेंशन आई, कन्वेंशन ने स्लेवरी पूरी तरीके से हटा दिए. अब जब कन्वेंशन खत्म हो गया, डायरेक्टरी या नेपोलियन ने फिर से दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया स्लेवरी. एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. तो सबसे पहला सवाल यह आता बेटा, व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर स्लेवरी. यानी कि स्लेवरी यानी कि गुलाम रखने के लिए लेबर्स ही एक प्रकार से काम करने वाले ना, तो उसका जरूरत क्यों पड़ा? व्हाई वाज देयर अ नीड. जरूरत क्यों थी? स्लेवरी रखी होंगी तो कुछ कारण रहे होंगे ना. वैसे फालतू में स्लेव तो नहीं बनाएंगे. यस, बनाएंगे फालतू में किसी को गुलाम बनाएंगे तो उसके पीछे कुछ मकसद होती है, उससे कुछ बेनिफिट हम लोग को मिलना चाहिए. तो क्या था? तो सबसे पहले देखो कॉलोनीज, मतलब जानते हो यूरोपियन ने क्या किया था, बहुत सारे जगहों पे अपना कॉलोनीज बनाया था. इंग्लैंड ने जैसे हमारे देश को कॉलोनी बनाया था, वैसे ही द कॉलोनीज इन कैरिबियन आज के दिन में वेस्ट इंडीज, मार्टिनिक, ग्वादेलुप एंड सैन डोमिंगो जो थे, वेर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कम्युनिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी. सो आप लोग जब देखोगे बेटा, जो कॉलोनीज थे कैरिबियन में, किसका? फ्रेंच का. ठीक है, फ्रेंच का क्या था वहां पे? कॉलोनीज थे. वो कॉलोनीज जैसे मार्टिनिक, ग्वादेलुप, सैन डोमिंगो, ये ऐसे जगह थे जहां से फ्रांस को क्या मिलता था? इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज आइटम्स, जैसे कि टोबैको,
इंडिगो, सुगर एंड कॉफी, ये सारा चीज यूरोप में आता था। और ये ऐसे क्रॉप्स थे बेटा जो कि यूरोप में संभव नहीं था ग्रो करना। दे रिक्वायर ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट, तो यूरोप में तो नहीं मिलेगा बेटा ये। बट द रिलक्टेंस of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor and plantations। तो यहां पे देखो बेटा, यूरोप यहां पे है, देख रहे हो, यू कैन से दिस इज योर फ्रांस, यहां से ये तुम लोग का कैरिबियन है आइलैंड्स। तो यहां से यहां पे जाके काम करना संभव तो था, लेकिन लोग नहीं चाह रहे थे। इज दैट क्लियर? यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू गो देयर, यहां पे जाने का मन ही नहीं था वो लोगों को, क्योंकि ये बहुत दूर पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। यू हैव टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन और जाना पड़ रहा है, और ये अनफेमिलियर, दैट मीन्स दे वर नॉट फेमिलियर, वो जमीन से वो लोग वाकिफ नहीं थे। तो वैसी जगहों पे जाना एक रिस्क भी था, और वो लोग चाहते भी नहीं थे। एक प्रकार से ठंडी जगह में रहने वाले लोग, थोड़ा गर्म इलाका में वो लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन ये भी प्रॉब्लम थे, इसीलिए वो लोग वहां पे जाना नहीं चाहते थे। अब जब वहां पे जाना नहीं चाहते हैं, यूरोपियंस को ही ये सब चाहिए और यूरोपियंस ही नहीं जाना चाह रहे हैं, तो अब क्या चाहिए वहां पे, शॉर्टेज ऑफ लेबर होगा ना। तुम्हारा खेत है छोटा सा, 5 लोग है, थोड़ा दूर में पड़ता है, 25 किलोमीटर दूर, ज्यादा दूर भी नहीं बोले, 25 किलोमीटर दूर। अब तुम जाना ही नहीं चाह रहे हो वहां पे काम करने के लिए, तुम 5 ही लोग काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, वहां पे लेबर चाहिए ना। अब शॉर्टेज हो रही है ना काम करने वाले इंसान, तुम 5 ही लोग बैठ गए, नहीं करना। दैट मीन्स यू विल रिक्वायर सम एक्स्ट्रा लेबर, यू हैव टू हायर देम, पैसा देके काम करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पैसा देने का बात नहीं है, वो अलग चीजें बताएंगे बाद में। तो अब वो लोगों को क्या पड़ गए, यूरोपियंस जाना नहीं चाह रहे हैं, क्रॉप्स चाहिए, सो दे वेर नाउ हैविंग शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस, यानी कि प्लांटेशंस मतलब जगह जहां पे खेती हो रही थी, वो सब जगहों पे क्या कमी हो रही थी, अब लेबर्स की शॉर्टेज हो रही थी। नाउ दे वेर लैकिंग लेबर्स। अब नाउ ये लेबर को अब पूरा करना है, शॉर्टेज हो रहा है लेबर। अब इस लेबर का शॉर्टेज को हम लोग को क्या करना है, डिमांड पूरा करना है, ताकि वो कल के दिन में यूरोपियंस का जो कॉलोनीज है उसमें जाके खेती करे और वहां से प्रोडक्शन वो लोग यूरोप में ले जा पाए। अब प्रॉब्लम बनी थी यूरोपियंस के सामने, क्या था, लेबर्स चाहिए था। अब यूरोपियंस जाने के लिए तैयार नहीं है, डिमांड भी ज्यादा है, अब लेबर्स चाहिए। अब वो लेबर्स वो लोग क्या से पूरे करता है। सो दिस वॉज मेड बाय अ ट्रायंगुलर शेप ट्रेड बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिकाज। सो दिस इज नोन एज स्लेव ट्रेड। अब हम लोग स्लेव ट्रेड अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन समझो अब यहां पे लेबर की शॉर्टेज हो रही है। अब लेबर की शॉर्टेज जो लोग ने कैसे पूरा किया, वो लोग ने अब गुलामों का व्यापार किया। भाई लोगों का वस्तु का व्यापार करना तो ठीक है, लेकिन देखो इंसान का व्यापार करना शुरू कर दिया, जिसमें कहां से जुड़े थे, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज, बोथ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिकाज में। अब यहां पे ट्रायंगुलर यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ। अब देखो ट्रायंगुलर कैसे बनता है, मैं दिखा रहा हूं। अफ्रीका के इस जगह से ले गए यहां पे, ठीक है, काम कराने, यहां से वापस, यहां से फ्रेंच कॉलोनीज के लोग, सॉरी फ्रेंच के लोग यहां से नीचे आते थे, ऐसे यहां से खरीदते थे, ले सोचो सामान नहीं खरीद रहे, इंसान खरीद रहे, समझ रहे हो, यहां से इंसान खरीदते थे, फिर वापस ले जाओ भाई यहां पे, यहां से प्रोडक्शन हो रहा है, चलो। तो यहां पे ट्रायंगल बन रहा है। यहां से पहले डायरेक्ट प्लांटेशन में जाएंगे तो भाई खाली हाथ जाएंगे ना, पहले तुमको क्या लेके जाना पड़ेगा, लेबर लेके जाना पड़ेगा। तो लेबर का जुगाड़ कहां से हो रहा है, अफ्रीका से हो रहा है। सो देखो मैं एक चीज बताता हूं, यूरोपियन कंट्रीज ने, जैसे कि हमारे इंडियंस और एशियन कंटिनेंट या अफ्रीका में इसीलिए भी सफल रहे वो लोगों को कॉलोनी करने में, बिकॉज वी वर वेरी बैकवर्ड, वी आर वेरी बैकवर्ड्स, दे वर स्टिल लिविंग ट्राइबल वेज। आज के दिन में भी ट्राइबल वेज में ले रहे, हमारा इंडिया भी काफी पिछड़ा था टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सो दे वर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज। तो वो लोग अपना चतुराई से क्या करने लगे,
दिमाग लगा के राज करना शुरू किया था, होल ऑफ द वर्ल्ड। यहां से आते थे। अब देखो मैं ये फिर थोड़ी देर बाद बताता हूं, ये इसमें भी जाऊंगा, लेकिन पहले स्लेव ट्रेड क्या है पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से ये मैप में आएंगे। सो स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी में शुरू हो गया था। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डियोक्स, नांटेस एंड टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टियंस। अब ये मैप पे आओ, फिर मैप पे आते हैं दोबारा। सो यू ऑल कैन सी नांटेस एंड बोर्डियोक्स, यहां पे देख रहे हो। You all can see Nantes and Bordeaux, yes, on the map. So Bordeaux यहाँ पे है, this is your Nantes. So तुम लोग का ये पार्ट, you all can see, थोड़ा zoom करोगे तो ये पार्ट है, is that clear? तो यहां से वो लोग आते थे कहां पे? अफ्रीका, साउथवर्ड्स, is that clear? तो यहां से वो लोग जो लोकल चिफ्टेन्स होते थे, ट्राइबल कबीले के लोग जो होते थे, उनसे क्या खरीदते थे? लोग खरीदते थे। क्या खरीदते थे? लोग खरीदते थे। सोचो, अब आए यहां पे लोग खरीद लिए, ठीक है। अब खरीदने के बाद क्या करता है देखते हैं। ब्रांडेड देम, शैकल्ड, द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू द शिप्स फॉर 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। सोचो, अब शैकल्ड, बंदी बनाया, बांध दिए जाते थे। ब्रांडिंग, लोहा गरम करके पीठ पे थप्पा लगा देना कि ये स्लेव मेरा है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम एस से सिद्धार्थ है, तो मैंने बोला कि मैंने एक लोहा का एक ऐसा स्टैंप बनाया, ठीक है, तो मैंने इसको गर्म किया, तो जिस लेबर के ऊपर ये ब्रांड लगा है, इसका मतलब ये किसका है? मेरा है, मतलब ठप्पा लगा दिए। अब देखो, have you ever watched a movie called 12 Years in a Slave? You should watch that movie. It's based on a true story and it's a Oscar winning movie. I don't know the year, but I watched. You should watch that. How was a life of a slave? Slave का life कैसा था? Is that clear? So it was a very beautiful movie. When you see that, you will see the slaves are sold like commodities, items. They also have families. So for example, there are 3 brothers, okay, and they are siblings, brothers, and there is one mother. There are 4 of them. So it's not guaranteed that 4 of them will go to the same owner. Remember, and the love between mother and a child is very deep. So when they are separated, that was inhuman practice. अब जो एक माँ को एक बच्चे से क्या करना, अलग कर देता था, मतलब मार्केट में। इसको वो माँ पसंद आया किसी को, तो बोला कि इसको हम काम पे रख लिए। इसको बोला कि नहीं, वो बच्ची थोड़ा छोटी है, बड़ी होगी तो हट्टी कट्टी होगी, ये मेरे खेत में बढ़िया से काम करेगी, इसको ले जाओ। अब दूसरा आया, चौथा आया, तो सब कोई क्या हो गए? बढ़ गए। सो इट वॉज अ वेरी इनह्यूमन प्रैक्टिस, ओके। ब्रांडेड देम, शैकल्ड देम, बांध दिए, पैक करके शिप्स में भर दिए जाते थे, और 3 महीना लंबा वोएज, मतलब जॉर्नी, वोएज मतलब इट्स अ जॉर्नी ऑन अ शिप, सो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू द कैरिबियन। अब देखो, फिर दोबारा मैप से जाते हैं। अब यहां पे खरीद लिए, यहां पे खरीद लिए हैं। खरीदने के बाद ये हैव टू गो बैक टू अटलांटिक, यहां पे अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके कैरिबियन आइलैंड्स में जाना है, वेस्ट इंडीज में। अब लेबर्स को यहां पे खरीद लिए और खरीद के वहां पे ले जाते थे। इज दैट क्लियर? अब ये 3 महीने का रास्ता था। कितने महीने का? 3 months। अब 3 महीना पैक्ड शिप में ले जाना बेचारा। सो नाउ व्हाट हैपेंस नाउ? अब ये तो एक प्रकार से ये दलाली करने वाला एजेंट होता है ना, जो क्या कर रहा है, लोकल चिफ्टेन से उठा रहा है लेबर, स्लेव, और वो जाके क्या कर रहा है? बेच रहा है। कैरिबियन में क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। अब they were sold to the plantation owners. So the exploitation of slave laborers made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. तो जब वो लोगों ने प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिए, तो यही एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द स्लेव, वो लोगों के ऊपर शोषण किया,
मतलब टॉर्चर किया, जबरदस्ती खरीदा, काम करने ले गए। उसी के वजह से ही वो लोग जो यूरोप में बहुत सारी चीजों का डिमांड हो रहा था उसको पूर्ति कर पाए। आज के दिन, उस दिन में अगर स्लेव नहीं होते तो यूरोपियंस का डिमांड कभी पूरा नहीं हो पाता। जैसे डिमांड किसका था? शुगर का था, कॉफी का था, इंडिगो का था। ये सब चीजों का डिमांड कभी पूरा नहीं हो पाता अगर स्लेव्स नहीं होते तो। एक प्रकार से स्लेव ने यूरोपियंस के डिमांड यानी कि प्लांटेशन में जाके क्या किया है? काम किया है। इज दैट क्लियर? बात यही है सिंपल सी कि देयर दे वर सोल्ड एट द प्लांटेशन ओनर्स, यानी कि ये एरिया में आके यहां पे जो यूरोपियन फ्रेंच कॉलोनीज वगैरह थे, जो कुछ भी थे, नॉट ओनली फ्रेंच, अदर कॉलोनीज भी रहे होंगे, वो लोग को भी प्लांटेशन क्या चाहिए था? लेबर चाहिए था। तो वो लोग ने यहाँ पे जाके, यहाँ से गए, शुरू किए, यहाँ पे खरीदे, 2 रुपए देके यहाँ पे जाके 20 रुपए में बेच दिए। ठीक है, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ से सारा डिमांड वो लोग, अब सामान सप्लाई होता था इधर, तो एक प्रकार से क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज नोन एज स्लेव ट्रेड। समझे स्लेव ट्रेड क्या था? सिंपल। अब यहाँ पे मैंने ये मैप क्यों दिया है मैं बता रहा हूं। अब the port cities like Bordeaux and Nantes owed their economy, prosperity, the flourishing slave trade to the flourishing slave trade. अब ये slave trade इतना फ्लरिश हुआ, इतना समृद्ध हुआ कि जो पोर्ट सिटीज थे, जो यहां पे हम बात कर रहे हैं, जो पोर्ट सिटीज थे, यहां पे देखो, ये नैंटेस देख रहे हो, समुद्र किनारे है, पोर्ट सिटीज, बोर्डिक्स, ये सब जगहों से यू कैन से, ये सब जगहों से क्या होता था? सप्लाई होता था, यहां से आते थे, ट्रेड ले जाते थे। तो यहां का एरियाज जो थे बेटा, स्लेव ट्रेड करके इतना पैसा कमाया कि बहुत क्या हो गया, ये समृद्ध हो गया, प्रॉस्पर हो गया, सिटी को डेवलप किए, स्लेव को बेच के अपना सिटी को क्या किया ये लोग ने? डेवलप किया। तो ये नैंटेस और बोर्डिक्स की जो बात कर रहे हैं हम, ये लोगों का डेवलपमेंट का श्रेय किसको जाता है? स्लेव ट्रेड को, वीरू शास्त्र बुद्धि को नहीं, किसको जाता है? स्लेव ट्रेड को जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो इसलिए ये लोग ने डेवलप किया। तो ये था स्लेव ट्रेड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। यू ऑल कैन सी द पिक्चर आउट हियर। नाउ दे आर शैकल्ड, देख रहे हाथ में शैकल्स है। लुक, दे आर लाइक एनिमल्स जैसा ट्रीट कर रहा है। जिसको पसंद आया उठा के ले गए। देखो फ्रांस का झंडा भी लगा हुआ है। यू कैन सी द सिनेरियो। अब ये सब क्या है? बेचारे लोग पकड़े गए हैं, जिसको अब उठा के क्या करेगा? बेच डालेगा। अब यहां में से बहुत सारे फैमिलीज रहे होंगे, उस फैमिली का मेंबर कहां कहां किस दिशा में जाएगा किसको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि जीवन में दोबारा ना मिले। So now let's move. Throughout the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. 18वीं शताब्दी तक फ्रांस में ऐसे कोई भी चर्चा नहीं हुए स्लेवरी को लेके, एबोलिशन करने से लेके उसके ऊपर किसी प्रकार के चर्चा आलोचनाएं लोगों ने नहीं किया। भाई स्लेव ट्रेड ये चल रहा है, चलने दो, क्या है? राजा को भी लग रहा था कि स्लेव ट्रेड हो रहा है, उससे राजा को भी इनकम आ रहा है, भाई चलने दो, क्या दिक्कत है? चलने दो, क्या दिक्कत है? राजा को तो कोई दिक्कत नहीं था भाई, ये चलो भाई स्लेव कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस इनकम आना चाहिए, पैसा, रेवेन्यूज आना चाहिए, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेशनल असेंबली जब बना बेटा, डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, बट डिड नॉट pass any laws fearing opposition from the businessman whose incomes depends on the slave trade. अब देखो नेशनल असेंबली में डिबेट हुआ कि क्योंकि बेटा नेशनल असेंबली में जब मेंस एंड सिटीजन्स का डिक्लेरेशन ऑफ राइट किया गया था बेटा, तो वो लोग ने ये सोचा कि जो कॉलोनीज है हम लोगों का, जैसे ब्रिटेन का कॉलोनी हम लोग का इंडिया में है था, तो ब्रिटेन में जो भी लॉ बन रहा है, क्या वो लॉ इंडिया में लागू होगा या नहीं होगा, ये मायने रखता है, क्योंकि ब्रिटेन का ही हम लोग एक पार्ट हो गए थे, उस समय रूल में थे। तो फ्रेंच वाले सोच रहे थे जो भी कॉलोनीज फ्रेंच के अधीन था, क्या उसमें भी लोगों को क्या दिया जाए, फ्रेंच जो कॉलोनीज थे उनमें भी क्या दिया जाए,
यानी कि स्लेवरी को क्या किया जाए, अबोलिश कर दिया जाए, या वो लोग को भी अधिकार दिया जाए, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों को भी अधिकार मिलने चाहिए। अब अधिकार देंगे तो वो स्लेव नहीं बने रहेंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्लेव ट्रेड फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चाह तो रहे थे कि मतलब ऐसा हो या ना हो, डिस्कशन हुआ, लेकिन कोई भी प्रकार के उसमें लॉ पास नहीं किए गए, ये कहते हुए कि स्लेवरी एबॉलिश हो गया है। इज दैट क्लियर? इसलिए लॉ पास नहीं किए बेटा, क्योंकि जो नेशनल असेंबली थे बेटा, वो लोग को डर था कि ऑपोजिशन आएगा कहां से, बिजनेसमैन से, जो कि जिसका इनकम कहां से डिपेंड करता था, स्लेव ट्रेड। अब ये लोग फिर बिजनेसमैन से क्यों डरना है? फिर समझो जो नेशनल असेंबली बना था बेटा, इट वॉज ओनली बाय द रिच पीपल, यू ऑल नो दैट, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ने बनाए थे। और जो ये यू कैन से नेशनल असेंबली जो टैक्स दे रहे थे, और जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थे, वो लोग लेजिस्लेटिव में जाते थे। तो भाई जब ये लॉ करें लगाएंगे, तो जिसका गुजारा स्लेव ट्रेड से चल रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, कल के दिन में क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसी डर से नेशनल असेंबली ने क्या नहीं कर पाया, स्लेव ट्रेड नहीं हटा पाया। तो यू कैन कन्विक्ट, जो हम लोग ने फर्स्ट पेज में देखा था बेटा, शुरुआत में वही चीज है, ये ओल्ड रिजिम में है, ये नेशनल असेंबली में है। सो ये कन्वेंशन was it was finally the convention which in 1794 legislated to free all the slaves in the French overseas possession। तो यानी कि जितने भी स्लेव है फ्रेंच में ही हो या कॉलोनीज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि फ्रेंच का कॉलोनीज था ये सब एरिया बेटा, ये सब एरिया, ठीक है। तो ये सब एरिया में जितने भी स्लेव्स है वो सबको क्या कर दिए, फ्री कर दिए। किसने, कन्वेंशन ने। कन्वेंशन ने क्यों फ्री किया मैं बता रहा हूं, बिकॉज दे वर द पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल। मैं बार बार बता रहा हूं, वो लोग को भी फ्रीडम नहीं मिल रहा था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, तो वो लोग समझ सकते थे कि पीड़ा क्या होता है। जैसे कि कहने वालों ने कहा है, हैव यू सीन बुचर कटिंग अ मीट एंड अ थिंग विच ही कीप्स द मीट, दैट वुडन वन, दैट मीन्स दैट जो पीड़ा उस वुड को मिलता है, वो जो हथियार को समझ में नहीं आता है, समझ रहे हो। बोलेगा कि हम समझेंगे तुम्हारा पीड़ा समझ सकते, बोल वही काट रहा है ना उसके ऊपर, तो उसका पीड़ा नहीं समझेगा, वैसे ही लाइक दैट वे। तो स्लेव्स का पीड़ा कौन समझ रहे थे, कन्वेंशन, क्योंकि वो उसी स्थिति से गुजर के स्लेव्स नहीं थे, बट एक प्रकार से वो लोग अपने ही शहरों में क्या थे, गुलाम जैसे ही न था, दे डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ फ्रीडम। तो जब वो लोग ने अपना गवर्नमेंट बनाया कन्वेंशन ने, सो दे एबॉलिश्ड slavery, they abolished slavery. Is that clear? But फिर क्या किया जाए, this however turned out to be short term measure। ये छोटे समय के लिए, ज्यादा जो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी था ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका, मोस्टली 10 years तक टिका, क्योंकि 1804 में तो नेपोलियन दोबारा आया है, और दोबारा नहीं, नेपोलियन आया है और उन्होंने दोबारा से क्या शुरू किया है, स्लेवरी रीइंट्रोड्यूस किया है। अब क्यों बता रहे हैं, प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड दैट देयर फ्रीडम एज द इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नेपोलियन क्या कर रहे थे, नेपोलियन वाज एक प्रकार से मोनार्क तो नहीं है, डिक्टेटर है, बट मोनार्क जैसा ही है, पीपल के हाथ में पावर नहीं है। तो नेपोलियन भी क्या चाहिए बेटा, नेपोलियन की रिजाइम में भी तो चाहिए ना, उनको भी इनकम चाहिए ना। तो इनकम करने के लिए कहां से मिल रहा है, प्लांटेशन से मिल रहा है, तो उनको दोबारा से क्या करना पड़ेगा भाई, लेबर चाहिए, फिर स्लेव ट्रेड चलेगा, दोबारा से किया है। तो प्लांटेशन ओनर्स जो थे उन लोगों को समझ में आ गया था, फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव, वो लोग को अधिकार मिल गया था अफ्रीकन निग्रोज को क्या करे, पकड़ पकड़ के स्लेव बनाए, और वो लोग का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, इनकम, खेती करना है, प्लांटेशन करना है, जिससे इनकम आ गए। तो यहाँ पे निग्रोज वर्ड दिया है, इट इज निग्रोज कहना एक प्रकार से इट्स रेसिस्ट भी बोला जाता है। सो निग्रोज आर दी अफ्रीकन पीपल्स को एक्चुअली निग्रोज कहा जाता था, ठीक है। इट्स गिवन इन योर बुक, यू कैन रीड देयर, नीचे बॉक्स में दिया होगा निग्रोज क्या है। इट्स अ टिपिकल वर्ड यूज फॉर दी अफ्रीकन पीपल्स, यस। सो इट्स वॉज इन द अफ्रीका, ओके, यू अंडरस्टूड।
So now slavery was finally abolished in French colonies in 1848. Finally आखिरकार नेपोलियन जाने के बाद फिर 1848 में finally your slavery was abolished. So I hope you all understood the chapter. हम लोग ने देखा कि स्लेव ट्रेड क्या है, स्लेव ट्रेड कैसे होता था, स्लेव ट्रेड से किस एरिया को बेनिफिट मिला, फ्रांस के बोर्डियक्स एंड नैंटेस को मिला. Is that clear? Oh, this is so we saw that things. ओल्ड रिजीम में पहले से ही था, राजा को कोई परवाह नहीं था स्लेव चल रहा है नहीं चल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं था. नेशनल असेंबली में कुछ थोड़ा हल्का से क्रिटिसिज्म्स वगैरह हुए, लेकिन उसका कोई अंत नहीं आया या एक प्रकार से लॉ पास ही नहीं हुए. कन्वेंशन आए, फाइनली क्या कर दिए, एबोलिश कर दिए, लेकिन 10 साल तक ही टिक पाए वो, क्योंकि नेपोलियन जब आए उनको लगा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए क्या किए वो लोग ने, दोबारा से स्लेवरी इंट्रोड्यूस किया. एंड फाइनली स्लेवरी 1848 में क्या किया गया था, एबोलिश किया गया था फ्रेंच कॉलोनी से पूरी तरीके से. एंड नेपोलियन जो बेटा यू विल सी, नेपोलियन एक मॉडर्नाइजर के रूप में आया है. किसके रूप में आया है, मॉडर्नाइजर. ही कॉल्ड हिमसेल्फ द मॉडर्नाइजर ऑफ द फ्रांस और यूरोप. ही वांटेड टू कंकर ऑल द यूरोप. ही वाज नॉट ए मोनार्क, ही वाज सर्टेन टाइप ऑफ मोनार्क, उसको डिक्टेटर बोलेंगे, मिलिटरी, बट he destroyed democracy बोला जाता है. He destroyed democracy, but he made a certain form of government that is said to be better than democracy. We all know, देखो बता रहा हूं एक बात, हम लोग को सपने पड़ के आया है कि डेमोक्रेसी सबसे बेटर है, यस, बट डेमोक्रेसी की भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है. आज के दिन में तुम लोग को डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिल रहा है, नेपोटिज्म मिलना है. तुम बड़े घर के हो तो तुम्हारे लिए नियम कानून अलग रहेगा, छोटे घर के हो नियम कानून अलग रहेगा. ये तो सबके लिए एक बोला जाता है, लेकिन दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली ना. तो डेमोक्रेसी का ही ना गलती है. नेपोटिज्म, बाप है तो बेटा को एमपी का सीट दे देगा, उम्मीदवार खड़ा कर देगा, ये सब होता है कि नहीं होता है, ये सब नो. बट बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी हो, चाहे डिक्टेटर हो, चाहे मोनार्क हो, चाहे यू कैन से व्हाट वी कॉल, अभी बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी हो, लेकिन अगर लीडर जो है इज कमिटेड, अगर लीडर चाहता है कि वो पूरी तरीके से कमिट करके रूल करे, तो वो बेटर ही होगा, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, इफ ही रियली वांट्स देन. तो नेपोलियन ने सही में चाहा था, नेपोलियन ने इतना बढ़िया सुधार किया है, तो क्लास 10 में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा इनसाइट देंगे हम. उसको नेपोलियनिक कोड बोला जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है. उसमें नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं, जिसने पूरा यूरोप को क्या किया है, मोस्टली यूरोपियंस को बेनिफिट हुआ है. इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड. A revolution in everyday life, next chapter, and coming of Napoleon will complete in the next class, and your chapter will be over. Okay, so it's a very long chapter, but it's a very important chapter, remember. Why? Because this is the first expression in the world, okay, जहां पे पहली बार आवाज उठा था किसके लिए, मोनार्क के अगेंस्ट में. so यही से शुरू होता है तुम्हारा 10th का चैप्टर भी, जहां से पूरा यूरोप में पढ़ेंगे हम लोग. इज दैट क्लियर? सो डू यू हैव एनी डाउट्स? Any doubt, boys and girls? If you have any doubt, you can ask. No doubts? That means shall I stop? Yes? Okay, you all are telling you are not having any doubts. You all are not having any doubts. I'll take a doubt session after I finish the chapter. Okay, so before ending, I would like to say all of you stay healthy, stay safe. Thank you.